टेस्ट कैप्टन शान मसूद हमारे साथ अवेलेबल हैं। शान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट आप कर दें, उसके बाद वी विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक बहुत एक्साइटिंग और चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए एज ए टेस्ट टीम गोइंग फॉरवर्ड। और ऑब्वियसली ऑलरेडी इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया है। एक अच्छा स्टार्ट लिया है टीम ने। अब हमारा जो गोल है एज ए टीम, एज ए ग्रुप गोइंग फॉरवर्ड, वो ये है कि हम इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में किस तरीके से कम्पीट कर सकते हैं और आगे जाके एक फ़ाइनल खेल सकते हैं। हमने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की रावलपिंडी से। एक एक्सटेंसिव ग्रुप हमने बुलाया जिसमें सिर्फ 18 प्लेयर्स के अलावा भी कई बॉलर्स मंगवाए गए जो फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे। मैनेजमेंट की तरफ से, कोचिंग सेटअप की तरफ से भी काफ़ी हमने उसमें अपने लोकल कोचेस को इनग्रेन किया, इंडक्ट किया। उसमें एक प्रैक्टिस सिनारियो मैच खेला 2 दिन का। तो हमारी तरफ से एक अच्छा मौका हमें मिला एज ए ग्रुप इकट्ठा होने का और प्रेपरेशन मिलने का। अब आगे हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। उधर हमारे कैनबरा में प्रैक्टिस डेज हैं और एक बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ एक प्रैक्टिस मैच भी है, फर्स्ट क्लास मैच भी है। तो कोशिश यही होगी कि जाएं उधर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से हम यूज़ टू हों और वंस अगेन कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ से हम एक पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आएँ। थैंक यू। वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। आकिब, सुहेल इमरान, इजाज शेर। शान, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपको टेस्ट कैप्टन बनाया गया है। आपको हम देखा है कि आपकी लास्ट 3 सेंचुरियाँ कटी आई थिंक एग्जैक्टिव 2019 एंड 2022 में। उसके बाद आपने 9 टेस्ट खेले हैं, 16 इनिंग्स खेली हैं और आपकी 150 है। तो क्या आप समझते हैं इस फॉर्म के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान कौम को अच्छा पैगाम दे सकते हैं? देखें, अगर आप उसको लास्ट 9 टेस्ट को आप इकट्ठा करके देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया उस तरीके से नज़र आएगी। जब मैंने 3 सेंचुरीज की थी उसका नेक्स्ट टूर जो था वो न्यूजीलैंड में था। उसके बाद मैं टीम से ड्रॉप हो गया था। 2021 में जब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी न्यूजीलैंड से वापस आके, तो मैं उसमें ड्रॉप हुआ और काफ़ी टाइम लगा, आई थिंक 1.5 साल लगा कि जब टीम में मेरी वापसी हुई थ्रू द ऑस्ट्रेलियन सीरीज़। अगर आप उस सब का प्रोसेस देखें, उस ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ से पहले मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उसमें रन्स की और फिर टीम में वापस आया। ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ जो होम सीरीज़ हुई और श्रीलंका की जो अवे सीरीज़ थी उसमें मैं 5 मैचेस थे, 5 मैचेस में बेंच पर बैठा रहा। काउंटी सीज़न खेलने गया, उधर मैंने रन्स किए। तो अगर आप उन 9 टेस्ट को इकट्ठा कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वो उतना वैलिड है, क्योंकि मैं उसके बाद ड्रॉप हो गया था। मैं फिर रन्स करके वापस टीम में आया था। इंग्लैंड सीरीज़ मैंने खेली, होम सीरीज़ और न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ खेली। मुझे ये पर्सनली चीज़ समझ आई थी कि मेरा गेम एक तरफ जा रहा है। जिस तरीके से मैंने क्रिकेट डोमेस्टिक में खेली थी, जिस तरीके से काउंटी में खेली थी, कोशिश ये थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी उसी तरीके से खेलूं। स्टार्ट्स मिले, उन स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन आई थिंक जब हम श्रीलंका गए लास्ट सीरीज़ में तो उसमें भी जी बड़े स्कोर्स नहीं किए, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन दी टीम की तरफ से, जो अब मैं समझता हूँ कि एक राइट वे है कि अगर इन्हीं कंट्रीब्यूशंस को थोड़ा सा हम बड़े स्कोर्स की तरफ लेकर जाएं तो ये एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो सकती है, टीम के कंट्रीब्यूशन में आ सकती है। और जहाँ तक फॉर्म की बात हुई है, फॉर्म आप रीसेंट देखते हैं, रीसेंट में मैंने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि जिस तरीके से मेरा सीज़न गया है। मैंने इंग्लैंड में भी सितंबर में 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, पाकिस्तान में आके फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, पाकिस्तान में भी हमने वनडे कप खेला। तो रीसेंट फॉर्म वो चीज़ होती है जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं, और उससे मुझे लगता है कि अभी काफ़ी एक अच्छी स्पेस में हूँ और होपफुली बड़े स्कोर्स कंट्रीब्यूट करूँगा इस टूर पे। ईशान, ऑस्ट्रेलिया का टूर कभी भी बेहतर ही रहा, जो भी कप्तान हो। अब आपको मौका मिला, पहली मतलब आप कप्तानी करें, आप समझते हैं आपको एक मुश्किल इम्तिहान में डाला गया है और बाद में फिर आपको अगर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता तो आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? नहीं, देखें, सबसे पहले इसको हम देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी। जब कोई चीज़ कभी हिस्ट्री में की नहीं जाती तो आपकी कोशिश यही होती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वो चीज़ जाकर चेंज करें। तो कोशिश यही होगी कि हम एक अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट पाकिस्तान के लिए और इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए लाएं।
जहाँ तक आपने कुर्बानी के बकरे की बात की, देखें ये चीज़ें जो भी हो, कैप्टनसी हो, एज अ प्लेयर हो, एट द एंड ऑफ द डे ये टेम्प्रेरी चीज़ें, जब तक आप उस सीट में हैं, जब तक आप उस जगह पे हैं, आपको उस अपॉर्चुनिटी को रेलिश करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी जो बेस्ट एबिलिटी है उससे टीम के लिए और अपने लिए रिजल्ट लाएं। शान, आकिब जवेद का ये कहना है कि अगर ये टीम जो सेलेक्ट की गई है वो वाइट वाश से भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। एक तो ये बता दीजिए कि दूसरा ये है कि 3 कैप्टन हैं, इसमें बाबर आजम भी है टीम में, सरफराज अहमद भी हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, चाहे वो मुख्तसर फॉर्मेट के हैं। तो इन कैप्टन्स का आप पर दबाव तो नहीं होगा जिन्होंने कैप्टनसी? देखिए, फर्स्टली वो आकिब भाई का अपना ओपिनियन है, उसको ऑब्वियसली सुनेंगे, कंस्ट्रक्टिवली सुनेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे। उस पर ऐड मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक चैलेंज देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, जहाँ तक आपने कैप्टन्स की बात की, आई थिंक जहाँ भी मैंने कैप्टनसी की है, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि उधर उसी टीम में मेरे साथ काफ़ी और कप्तान रह चुके हैं। जैसे जब मुल्तान सुल्तान्स के लिए मैंने PSL 5 में कैप्टनसी की थी, उसमें मोइन अली थे, जेम्स विंस थे, शाहिद आफरीदी थे, सुहेल तनवीर थे, काफ़ी और कैप्टन थे। तो मेरे लिए ये बात मैं इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ कि आपके पास हर कप्तान से आइडिया आता है। अच्छे अच्छे लोग हैं, जो शाहीन हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, सैफ़ी भाई हो गए, इन सब ने प्रेशर सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, कैप्टनसी भी की हुई है। तो ये आपकी जॉब आसान कर देती है और एट द एंड ऑफ द डे ये टीम है। इस टीम में कोई एक लीडर नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि जो भी प्लेयर खेले वो अपनी तरफ से लीडर हो, कंट्रीब्यूट करे, और इस टीम की ग्रोथ ही तब होगी जब हम सब एज लीडर्स खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। जी, रफ़ीक। शान साहब, बाबर आजम साहब नहीं आज वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो उन्होंने बड़े अंदाज में कहा था कि टीम का चुनाव में मेरा अहम किरदार था, मेरा ही इंतखाब था। इमरान खान के बाद बाबर आजम ही थे जिसने ये लिया था। तो जो जो टीम का चुनाव हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसमें आपका कितना किरदार है? क्या आप समझते हैं कि आप ही की सारी टीम है? सर प्लीज़ अपना देखें। जो टीम सिलेक्शन होती है उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। उसमें आपके सिलेक्टर्स होते हैं, टीम मैनेजमेंट होती है और ऑब्वियसली कैप्टन होता है। मेरे लिए जो सबसे आसान बात थी और अच्छी बात थी इस पहले टूर के लिए कि हम तीनों एक पेज पर थे। काफ़ी कंसेंसस था और जो टीम हम तीनों चाहते थे हमें वो टीम मिली है और हम अपनी तरफ से बड़े सेटिस्फाइड हैं कि हमें एक अच्छा स्टार्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ आवर वर्किंग रिलेशनशिप कि हम इस टीम को एज ए सिलेक्शन कमेटी आगे लेके कैसे जाएंगे। अच्छा शान, सबसे पहले ये जो है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में स्क्वाड में 4 ओपनर्स हैं। अब साइम भी है, अब्दुल्ला भी है, इमाम है और आप हैं। तो कैसे इसको बैटिंग को शफल करेंगे? और ओपनिंग में चूंकि आपके साथ डोमेस्टिक में साइम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या साइम के साथ आप जाना चाहेंगे या आप जो है वो अपनी बैटिंग को शफल करेंगे नीचे? बाबर के बैटिंग नंबर को तो नहीं छेड़ेंगे किसी जगह पर? और फास्ट बॉलर्स में खास तौर पर हमारे पास खुरम शहजाद आए हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा इस तरह की अभी जो ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त टूर पर? क्योंकि हमारे पास बॉलर्स जो हैं वो जिस तरह देखा जा रहा है वर्कलोड उन पर काफ़ी ज़्यादा है। हारिस रऊफ ने भी एंड टाइम पे आकर जो है वो पुल बैक कर लिया अपना। और नसीम शाह की कमी कितना महसूस करेंगे? कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें मुझे याद रहें। सबसे पहले हम आते हैं ओपनर्स पे और बैटिंग पे। देखें, जब ये टीम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई टीम बनी और हम एक नया फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं। अगर आप अपनी टेस्ट टीम देखें, ये एक सेटल्ड यूनिट रहा है और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखें इमाम और अब्दुल्ला का,
वो 1 साल से और 1 साल से ज़्यादा से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपकी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ सेटल्ड होती है आप उसके साथ लेके चलते हैं। मैंने ओवर द लास्ट ईयर और सो चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब अजहर भाई रिटायर हुए थे तो वो नंबर 3 का स्पॉट था जहां मैंने बैटिंग की थी, और मैंने कोशिश भी ये की थी उसके बाद कि जो भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं उसमें मैं नंबर 3 पे खेलूं ताकि उस पोजीशन में मैं यूज्ड टू हो जाऊं और कंफर्टेबल हो जाऊं। तो आई थिंक एज ए टॉप 3 ये हमारा एक आइडिया है, हमारा एक प्लान है। जहाँ तक आपने साइम की बात की, आई थिंक हम सबको पता है कि बहुत ही एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, और एक साइम अयूब एक मैसेज दे रहा है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को कि खेलने का जो आइडियल तरीका है वो साइम अयूब पोजेस करता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, उनकी उनकी जो वे ऑफ बैटिंग होनी चाहिए, जो बैटिंग का अप्रोच होना चाहिए, वो इस टाइप का होना चाहिए। तो वो एक तरीके से उसको एक उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। आई थिंक बाबर आजम हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं, उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा, उनकी नंबर 4 है और आप अपनी टीम हमेशा अपने बेस्ट बैट्समैन के अराउंड बनाते हो। फिर जहाँ तक आप फास्ट बॉलर्स पे आए, खुरम शहजाद का भी अगेन ये था कि एक मैसेज है डोमेस्टिक क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कि जब टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जगह बनेगी, आप टॉप करेंगे तो उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। वो रिवॉर्ड मीर हमज़ा को भी मिला है। आपने हारिस रऊफ़ का नाम लिया, वर्कलोड का नाम लिया। देखें, मेरी तरफ से आप एक प्लेयर की ख्वाहिश कर सकते हैं, बट समटाइम्स वो प्लेयर अवेलेबल नहीं होता। हारिस रऊफ़ हमारी ख्वाहिश थी। हम समझते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में एक उनके पास एक वो एडिड चीज़ थी पेस की, जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा हुआ है कि मार्क वुड ने भी अच्छी बॉलिंग की हुई है। उनके अपने बॉलर्स जिनके पास पेस होती है वो भी वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। बट देखें, अब वी हैव टू मूव ऑन एज अ साइड। अगर वो नहीं अवेलेबल है, वो नहीं अवेलेबल है, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम जो करंट जो हम 7 फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं, हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वंस अगेन इसको मैं कैप ऑफ करूंगा कि टेस्ट स्क्वाड वो है जो ऑलरेडी सेटल्ड है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, इसने एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आपको ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग इसमें नहीं नज़र आएगी। बट जहां हमें ज़रूरत होगी और जो हमारा इंटेंट होगा क्रिकेट खेलने के लिए, जो प्लेयर्स उसमें फॉल करेंगे, उनको हम ज़रूर साथ लेके चलेंगे। जीशान, आपने जैसे आपने कहा कि सेटल टीम है, टेस्ट टीम, ज़ाहिर सी बात है टॉप ऑर्डर तो सेटल है, मिडल ऑर्डर में हमेशा हमारा इशू रहा है, हम शफल करते रहे और एक टाइम पे हमने 2 कीपर भी सरफराज और रिजवान को इकट्ठे खिलाया। तो क्या आप भी इस कॉम्बिनेशन को रिपीट करेंगे? और दूसरा ये कि जो सीनियर क्रिकेटर हैं वो बड़े क्रिटिक हुए हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो वही बात की है, जब सेटल टीम होती है तो आप फिर कंडीशनली चलते हैं या खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तब आप उस चीज़ को कुछ देखते हैं। जी, टैक्टिकली जहाँ हमें एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना हुआ, और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंडीशंस आपको प्रेजेंट हों कि जहाँ आपको एक स्पिनर को ड्रॉप करना और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना हो, वहाँ हम इस चीज़ पे ज़रूर गौर करेंगे। लेकिन जब सेटल्ड होती है आप कोशिश करते हैं कि उसी आप कॉम्बिनेशन से जाएं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में आपको 20 आउट करने हैं। आपको कहीं ना कहीं स्पिनर भी चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, जो भी कंडीशंस हो। तो कोशिश होगी कि 20 आउट करने के लिए आपको 5 बॉलर्स भी चाहिए। तो इसलिए हमने 18 का स्क्वाड जो बनाया, हमारा जो पूरा फोकस था वो यही था कि किस तरीके से हम रन्स कर सकते हैं और फिर हम 20 आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ जाके हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ बैठे बैठे इतना आसान नहीं है कहना, क्योंकि लास्ट टाइम हम 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे। 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। फिर जहाँ तक आपने क्रिटिसिज्म की बात की, देखिए क्रिटिसिज्म होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। हमारी चीज़ है कि हम हर चीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन हम एज ए टीम, हमारा एक गोल है, हमारा एक टारगेट है, हम उस पर ही रहेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, खुद ही लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही उनको बेहतर करें। चशान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंसी विकेट्स आपको मिलेंगी, वहाँ पर पता चला है हमें कि ड्रॉप इन पिचेस भी वहाँ पर लगा दी गई हैं पर्थ स्टेडियम में। तो क्या समझते हैं कि आपकी जो तैयारी रही है इधर पिंडी के अंदर, वहाँ पे तो ज़्यादातर बैटिंग विकेट्स ही होती हैं, तो किस तरह की तैयारी आप लोगों की रही? और क्या समझते हैं कि जो पहले चेयरमैन थे, साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा, उन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का एक मंसूबा भी शुरू किया था, वो कितना ज़रूरी हो सकता है प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हम यूजुअली देखते हैं कि सीरीज़ हार जाते हैं, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स कंडीशन से
मैच नहीं कर पाते, तो कितना ज़रूरी है डोमेस्टिक के अंदर अच्छी विकेट्स का होना? देखिए मेरी नज़र में, मेरे ओपिनियन में इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ पिचेस नहीं है। नंबर वन, हमने एज ए टीम, एज ए ग्रुप, हमने पूरी कोशिश की कि जो हम कंडीशंस रेप्लिकेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की इधर, वो हमने की। हमने विकेट्स पे थोड़ा ग्रास छोड़ा, हमने उनको रोल करके उनको विकेट की जो हार्डनेस है, और वो आई थिंक पिंडी ही इस वक्त एक सेंटर है जहां आपको थोड़ा बहुत पेस और बाउंस मिल सकता है। वो ऑब्वियसली हम टेस्ट मैच में थोड़ी डिफरेंट पिचेस बनाते हैं कि अपने आप को हम एक वो सूटेबल होम एडवांटेज दें, लेकिन नेचुरली अगर आप पिंडी में डोमेस्टिक क्रिकेट देखें या जो भी क्रिकेट होती है, पिंडी में पेस भी होता है, उसमें थोड़ा बाउंस भी होता है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से होता है। हमने वहाँ सिनारियो मैच भी खेला। हमने जब नेट्स किया, हमने एक्स्ट्रा डोमेस्टिक के परफॉर्मिंग फास्ट बॉलर्स थे उनको भी बुलाया। तो हमने अपनी तरफ से एज अ बैटिंग यूनिट काफ़ी कोशिशें की कि हम किस तरीके से उन कंडीशंस को रेप्लिकेट करते हैं। जहाँ तक आप ड्रॉप इन पिचेस की बातें करते हैं, जी बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि हर जगह आपको अलग कंडीशंस मिलती हैं। पाकिस्तान में अलग कंडीशंस हैं, आप पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया नहीं बना सकते। इंग्लैंड में अलग कंडीशंस हैं, साउथ अफ्रीका में अलग हैं, श्रीलंका में अलग हैं। तो आपको अपने कंडीशंस में रह के वो करना चाहिए। जहाँ तक आपने एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की बात की, इसमें आपके अंडर 19 टूर्स आते हैं, इसमें आपके ए टूर्स आते हैं, और बहुत सारी टीम्स रेगुलरली टूर करती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी, साउथ अफ्रीका भी, अपनी ए टीम्स के साथ, अपनी जूनियर टीम्स के साथ। तो आई थिंक ये एक स्टेप है। पिचेस आई डोंट थिंक आप रेप्लिकेट कर पाएंगे, बट ये एक स्टेप है जो आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपके जो ए टूर्स हैं, शाहीन के जो टूर्स हैं, अंडर 19 टूर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाएँ, उन कंडीशंस में खेलें। हम कोशिश करें कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और उन कंडीशन से यूज्ड टू हों, ताकि जब वहाँ के टूर्स आएँ तो हम भी परफॉर्म उधर उसी तरीके से कर सकें। शान, इधर एज ए नायब कप्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा न बनने पर कितने मायूस हुए थे आप? और अब रेड बॉल सबसे टफेस्ट क्रिकेट है, उसका कप्तान बनना कितना एजाज़ है, और क्या हिस्ट्री क्रिएट करना आपका हदफ है? और क्या एक मैसेज क्या है सब जो सीनियर क्रिकेटर्स एज ए ओपनर जो खेल रहे हैं, जैसे अहमद शहजाद है, और वो उनके लिए क्या पैगाम है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं आपके? सबसे पहले देखिए, कोई मायूसी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की टीम पहले आती है, चाहे वो नायब कप्तान हो, अगर उसकी जगह नहीं बनती तो उसकी जगह नहीं बनती। जो भी सिलेक्शन डिसीजन होता है हमेशा रिस्पेक्ट की है, हमेशा कोशिश की है कि जिधर सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ उधर अपना गेम इम्प्रूव करूँ और वापस सेलेक्टर्स को मनवाऊँ कि मैं उस जगह पे वापस खेल सकता हूँ। लेकिन कप्तानी का जो आपने बोला है, पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, तो उसकी कप्तानी करना और बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत चीज़ें आपके हाथ में होती हैं जो आपके मुल्क से रिलेटेड होती हैं, आपके मुल्क का इमेज होता है, आपके प्लेयर्स होते हैं, आपके प्लेयर्स के करियर्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको साथ लेके चलना होता है। जहाँ तक आपने बाकी सीनियर प्लेयर्स की बात की डोमेस्टिक क्रिकेट में, जैसे अहमद शहजाद के लिए, देखें डोर्स, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। कोशिश ये है कि ऊपर से हम ये दिखाएं कि ये तरीका है खेलने का, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक पहचान है पाकिस्तान टीम की एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड, एज अ बैटिंग यूनिट गोइंग फॉरवर्ड। और जो भी प्लेयर उस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो ज़रूर कंसिडर होगा, ज़रूर टीम में आएगा। बट पहले आप स्टार्ट करते हैं जो टीम आपके पास होती है, और मैंने पहले ही बोला है कि एक सेटल्ड यूनिट है, पहले आप इसको पूरा मौका दोगे, इसके थ्रू आप कोशिश करेंगे कि जो हमारे लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें हम एक अच्छा रिजल्ट लेकर आए पाकिस्तान के लिए। और बाकी जो भी स्टैंडर्ड्स में और जो भी उस वे में डोमेस्टिक क्रिकेटर परफॉर्म करेगा उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। शान, यू आर नॉट अ नॉविस टू कैप्टनसी। एक तो ये बताइए कि हाउ मच योर यॉर्कशायर एक्सपीरियंस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू योर स्किल एज अ कैप्टन, और दूसरा ये बताइए कि जो एडम हॉलियर की अपॉइंटमेंट है एज अ बैटिंग कोच, उसमें आपका कितना फीडबैक है, एंड हाउ यूजफुल ही मे बी दो ही डजंट हैव दैट डिस्टिंग्विश्ड करियर? देखिए सर, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अलोंग द वे अपने करियर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया, आई फील कि वो मुल्तान सुल्तान्स की जो मुझे कप्तानी मिली थी एंडी फ्लार के अंडर, वो मेरे करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर। उसको मैं
काफ़ी उस चीज़ को मैं काफ़ी हमेशा रिफ्लेक्ट करता हूँ कि जब भी ऊपर नीचे टाइम होता है कि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसने मुझे हेल्प किया काफ़ी एज ए क्रिकेटर ग्रो करने के लिए। और अलॉन्ग द वे फिर डार्बिशर में कैप्टनसी की, लास्ट ईयर यॉर्कशायर का एक प्रोजेक्ट लिया जो एक तरीके से काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था क्योंकि उधर काफ़ी इश्यूज चल रहे थे काउंटी के साथ, तो उसको साथ लेके चलना, वहाँ कप्तानी करना, ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड जो इश्यूज थे उनके साथ डील करना, वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस दी और होपफुली वो एक्सपीरियंस मैं यूज़ भी कर सकता हूँ इधर पाकिस्तान की कैप्टनसी में। सेकेंडली एडम होलियोक की जो आपने बात की है, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर आप देखें जब टूरिंग टीम्स पाकिस्तान आती हैं या कहीं और जाती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जो लोकल एक्सपर्टीज़ होती हैं उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जब न्यूजीलैंड इधर आई थी तो सकलैन मुश्ताक ने उनकी कंसल्टेंसी की थी, वेस्ट इंडीज़ ने ओवर द ईयर्स मुश्ताक अहमद की हुई है, इंग्लैंड टीम ने मुश्ताक अहमद को एज अ स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट असिस्टेंट कोच हायर किया हुआ है। जैसे हमने बात की, ये जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कंडीशंस हमारे लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। उसकी वजह से ये एक अच्छा स्टेप है कि हम वहाँ की जो एक्सपर्टीज़ है हम उसको इंगेज कर रहे हैं ताकि हमें भी थोड़ा आइडिया हो कि वहाँ किस तरीके से आपको एज अ बैटिंग यूनिट या बॉलिंग यूनिट, इवन फील्डिंग यूनिट अपने आप को अप्लाई करना है। एडम होलियोक की जहाँ तक आपने बात की, वो एक इंग्लैंड के कप्तान रह चुके हैं, सरे के कप्तान रह चुके हैं, 9 चैम्पियनशिप्स जीते हैं सरे के साथ। आजकल वो क्वींसलैंड जो वहाँ की एक बड़ी स्टेट टीम है, जहाँ उस्मान ख्वाजा, लबुशेन, माइकल नेसर, बहुत अच्छी टीम है, उनके भी कोच हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि वहाँ बेस्ट परफॉर्मिंग कौन लोग हैं जो अवेलेबल हैं। उन्होंने उधर इंग्लैंड की भी एशेज़ में कंसल्टेंसी की थी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है पीसीबी का, हमारी मैनेजमेंट का, कि ऐसे लोगों को इंगेज कर रहे हैं विद आर लोकल एक्सपर्टीज़, कि हम जब वहाँ जाएँ तो हमें पूरी सी पूरी वो अपॉर्चुनिटी मिले जिससे हम एक अच्छा टूर अपने लिए कर सकें। शान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की कप्तानी संभालने के लिए। एज कैप्टन आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आपका ट्रम्प कार्ड कौन सा प्लेयर हो सकता है? और सेकंड, जो आउटगोइंग कैप्टन बाबर हैं, उनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप है? क्योंकि लास्ट टाइम जब पिछली मैनेजमेंट में आपको वाइस कैप्टन ओडीआई में बनाया गया था तो आप प्लेइंग 11 से बाहर हो गए थे, तो ये बता दीजिए। देखें, जब आप 18 की स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें मैं एक इंडिविजुअल को नहीं हाईलाइट करूंगा, बट 18 की स्क्वाड का मतलब ही ये होता है कि ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जो आप बिलीव करते हैं कि उन कंडीशंस में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो काफ़ी उम्मीदें हैं, चाहे वो हमारी बैटिंग यूनिट हो, टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो हमारे विकेट कीपर्स हों, चाहे हमारे फास्ट बॉलर्स हों। और हमने स्पिनर्स भी हम सिर्फ 2 लेके जा रहे हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि वो 2 स्पिनर्स हैं जो वहाँ हमें विकेट्स लेकर दे सकते हैं और हमारी फास्ट बॉलिंग को उधर एड कर सकते हैं। तो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन की बात होती है रादर देन अ सिंगल ट्रम्प कार्ड। सेकेंडली देखें, मेरा बाबर के साथ हमेशा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। हमने क्रिकेट साथ इस्लामाबाद के लिए शुरू की है। हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पहले के, हमने साथ मैचेस जिताए इस्लामाबाद के। बैटिंग हमने हमेशा जब भी पाकिस्तान के लिए साथ की है, ए टीम के लिए साथ की है, इस्लामाबाद के लिए साथ की है। तो हमारा हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग हमारी रही है और वो ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। और वाइस कैप्टनसी की फिर मैं वही बात बोलूँगा, देखें खेलना ना खेलना वो कैप्टन का, टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है। अगर एक प्लेयर नहीं उस वक्त प्लान्स में फॉल करता तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए जो भी टीम की रिक्वायरमेंट हो। और बाबर आजम फिर मैं बोलूँगा कि टीम में सिर्फ एक लीडर नहीं है हमारी। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम में लीडर्स हों। बाबर आजम बैटिंग ग्रुप का भी लीडर है, ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन द टीम। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर किसी से एक्सपीरियंस ड्रॉ करें, हर किसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करें और कोशिश करें कि जो भी हो उसमें कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की तरफ हो। शान भी, हमने पिंडी में देखा आप सरफराज अहमद के साथ काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आए, तो सरफराज जैसे सीनियर बैट्समैन भी आपके साथ है, कप्तान भी है, वो कितना एक हेल्पफुल रहेगा आपके लिए? हम देखें, सैफी भाई हमारे पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल कप्तान रह चुके हैं। आप उनको हमेशा वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन में भी आप शामिल कर सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। और काफ़ी अरसे से उनके साथ मैंने क्रिकेट खेली है, एक ही क्लब से कराची में खेलते हैं।
उनका होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया का प्रीवियस टूर भी उन्होंने 2016 में किया था, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। और मेरी नज़र में सैफ़ी भाई वो प्लेयर हैं जिन्होंने एक तरीके से हमारी टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग चेंज की थी। उसको आप पायनियर भी कह सकते हैं कि वो जो एक थोड़ा सा तेज़ खेलने का अंदाज़ था, पॉजिटिव खेलने का अंदाज़ था, वो सैफ़ी भाई के टीम में वापस आने में, जब वो 2013 में आए थे, तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ की है, पर्सनली भी एज अ बैट्समैन और एज अ टीम मैन भी। तो वही चीज़ है, चाहे वो सैफ़ी भाई हों, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो बाबर हो, आई थिंक हमारी टीम में ऐसी एक्सपीरियंस है, ऐसी एक्सपर्टीज़ है जिससे हम इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस उन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। ईशान, अभी रिसेंटली एशिया कप और वर्ल्ड कप जिस तरीके से पाकिस्तान टीम खेली और दोनों के पाकिस्तान फाइनल में भी नहीं जा सकी, इवन सेमीफाइनल भी नहीं खेल सकी है, तो जो फैंस की नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी को देखते हुए ज़का अशरफ साहब ने इतनी बड़ी तब्दीलियां भी की, आपको कप्तान बनाया, शाहीन को बनाया, कोचिंग स्टाफ को घर भेजा, नया कोचिंग स्टाफ है। अच्छी क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलिया में खेलना आपका पहली प्रायोरिटी होगी। वो जो टीम की साख और जो फ़ैन की नाराज़गी है वो भी आपके माइंड में है कि इस टीम को दोबारा से अपलिफ्ट करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ गया है इन दो इवेंट से जो रिसेंटली पाकिस्तान खेला है। काफ़ी अच्छा सवाल है। वही जो हम बात करते हैं, मुल्क पहले आता है, मुल्क के लोग पहले आते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बड़े गौर से देखनी होती है। आई थिंक डे टू डे रिजल्ट्स पे अगर आप रिलाई करते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप आता है, आप हिट करते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब मैं बात करता हूँ अच्छी क्रिकेट खेलने की, हम ऐसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं जो हमारे फैंस एंजॉय करें। और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमारे फैंस ऐसे हैं जो एफर्ट मांगते हैं, जो पाकिस्तान की प्राइड के लिए, पाकिस्तान का जो पैशन है उसके लिए वो एफर्ट मांगते हैं। तो जहाँ हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, जहाँ हम वो दिखाएंगे कि हम कितना अपने मुल्क के लिए लड़के खेल रहे हैं, कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हमारे फैंस आई थिंक डे टू डे रिजल्ट से ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारी यही कोशिश होगी कि हम एक ऐसी ब्रांड बनाएं, एक ऐसी आइडेंटिटी अपनी क्रिकेट की बनाएं, एक ऐसी पहचान बनाएं जो हमारे फैंस एंजॉय करें और पाकिस्तान क्रिकेट उस आइडेंटिटी से और हमारे फैंस उस आइडेंटिटी से वाबस्ता रहें। तो रिजल्ट्स हमेशा उसका बाय प्रोडक्ट होगा। तो पहली कोशिश ये होगी कि हम क्रिकेट किस तरीके से खेलना चाह रहे हैं और हम कितना कंसिस्टेंटली उस टाइप की क्रिकेट खेल सकते हैं। शान, ये माजी में हमारी टीमें जो है वो श्रीलंका में बड़ी जदोजहद करती रही हैं, ख़ास तौर पे बैटिंग लाइन जो है वो बड़ी सफ़र करती रही है। इस बार क्या मुख्तलिफ किया है हमने कि हम तवक्को कर सकें कि ये बैटर्स जो हैं तो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? 2019 में जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसमें उस टूर में भी मैं था। उसमें एक चीज़ हमने ज़रूर नोट की थी, और उससे पहले भी अगर आप 2016 वाला भी टूर देख लें जिसमें हम गैबा टेस्ट काफ़ी क्लोज थे, हम ऑलमोस्ट जीत गए थे गैबा टेस्ट जिसमें असद शफीक ने 100 किया था। अगला जो मेलबर्न में टेस्ट हुआ था उसमें अजहर अली ने 200 किया था, उसमें भी हमने 450 प्लस रन्स किए थे। सिडनी में भी जब टेस्ट मैच हुआ था जिसमें यूनिस भाई ने 175 रन्स किए थे, तो और फिर जब हम लास्ट टाइम गए 2019 में, तो आई थिंक 4 में से 3 इनिंग्स में हमने 300 प्लस रन्स किए हैं। अब बात यह है कि वो जो 300 प्लस रन्स हैं, हम उसको 400, 450 किस तरीके से कर सकते हैं और पहली इनिंग्स में किस तरीके से कर सकते हैं। और सेकेंड ऑफ ऑल जो टेस्ट मैच, आपको अगर कभी भी टेस्ट मैच जीतना है आपको 20 विकटें लेनी है। हम वो 20 विकटें कैसे लेंगे? आई डोंट थिंक लास्ट टूर में हम करीब भी थे 20 विकेट्स लेने में। तो वो 2 टारगेट्स जब आपस में मिलेंगे कि हम वो पहली इनिंग में किस तरीके से एक बड़ा स्कोर लगा सकते हैं। 300 तक तो हम पहुंच गए थे, 350 तक हम पहुंच गए थे, उसको हम 450 कैसे कर सकते हैं, 500 कैसे कर सकते हैं, और सेकेंडली कि हम वो 20 आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटिजिकल, एक टैक्टिकल प्लान है। इस पे हम कोशिश कर रहे हैं, काम करें। ऑब्वियसली जब वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कंडीशंस का। डिफरेंट ग्राउंड्स में भी खेल रहे हैं, लास्ट टाइम ब्रिस्बेन और एडिलेड में खेले थे, इस बार MCG, सिडनी और पर्थ में खेल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहाँ जाके टैक्टिकली डिसाइड करेंगे। निशान, जैसे आपने अभी कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है ना इस वक्त टेस्ट की वेल सेटल्ड टीम है, तो देखा जाए तो बॉलिंग में यहाँ वेल सेटल्ड टीम नहीं है, काफ़ी नए चेहरे अंदर आए हैं। लेकिन फिर भी अगर देखें तो वनडे की टीम को जब वर्ल्ड कप से पहले हम कह रहे थे, एशिया कप से पहले तो हम वेल सेटल्ड टीम कह रहे थे, तो हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो अब जाए कि ये इतना प्रेशर वाला टूर है, तो ये जो वेल सेटल्ड टीम आप कह रहे हैं, इसका भी कहीं वनडे में ना एक्सपोज ना हो जाइए,
क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रेशर वाला टूर है ऑस्ट्रेलिया का। सर देखें, बाय वेल सेटल्ड टीम आपका जो मकसद होता है वो ये कहना होता है कि प्लेयर्स हैं वो उधर खेल रहे हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। जैसे मैंने ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की या मिडिल ऑर्डर की बात की, जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की और उसमें आपने कहा कि उतनी आपको वेल सेटल नहीं लग रही, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। नसीम शाह का हमें बहुत बड़ा लॉस है। आई थिंक श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज़ हम जीते हैं उसमें नसीम शाह और शाहीन शाह की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। वहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं स्पिनर्स आउट करें, स्पिनर्स ने आउट ज़रूर किए हैं, लेकिन उसका जो 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 एक प्रेशर है, जो एक एडेड जो वो हमें बोनस मिला था, वो ये मिला था कि हमारे फास्ट बॉलर्स हमें ऊपर से भी आउट करके दे रहे थे और हमें वो बीच में भी आके रिवर्स स्विंग से भी आउट करके दे रहे थे। तो अब बॉलिंग यूनिट में एक इंजरी हुई है, हमने कोशिश की कि हारिस रऊफ़ आएँ, थोड़ा सा हमें नसीम शाह की जगह पेस दें। अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम अपनी बॉलिंग यूनिट को किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने, आपने अगर देखा होगा, 18 के स्क्वाड में 7 फास्ट बॉलर्स इंडक्ट किए हैं। तो वो एक्सेप्ट किया है कि जी इस वक्त हमें फास्ट बॉलिंग में हमें एक कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत है और ये कॉम्बिनेशन तब बनेगी जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, तो हमें एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। एक्सपोज सर मैं बिल्कुल इस वक्त बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारा फोकस जी ये टूर है, इस टूर में अच्छी परफॉर्मेंसेस देने का है, बट आपको हमेशा बड़ी पिक्चर भी देखनी होती है। आपको देखना होता है कि ये जो टीम है अभी इस वक्त ये है, आप इसको आगे किस तरीके से, अब ये टूर हमारा गुजरता है और किस तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। और हमारी हमेशा यही कोशिश होगी कि हम ये देखें कि इस टीम के लिए वो प्लेयर्स जो इस टीम के, जो हमने बात की है कि जो हमारी आइडेंटिटी होगी, जो हम पहचान होगी, जिस तरीके से हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे, कौन लोग इस चीज़ में फॉल करते हैं, कौन लोग नहीं करते। लेकिन आपको प्लेयर्स को भी एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो, उनको पूरा चांस मिले, पूरा मौका मिले कि वो भी जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगर स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हो रहा है या कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो उनको भी पूरा मौका मिले कि वो उसमें खेल सकें, उसमें परफॉर्मेंस दे सकें और कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जिनके साथ हम उन प्लेयर्स को आगे लेके चल सकें। तो इस वक्त हमारी एज ए टेस्ट टीम कोशिश ये है कि किस तरीके से हम इस ऑस्ट्रेलिया टूर को एक सक्सेसफुल टूर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप रहेगी, लेकिन उसके साथ हम इस टीम को आगे कैसे लेके चल सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये आपसे है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों के दौरान सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट कीपर किसको खिलाने पर तरजीह दी जाएगी? और आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारिस रऊफ और जो दूसरा बॉलर है जॉन फिट हुआ है, उसके बगैर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मजबूत है? हारिस रऊफ है और नसीम शाह। देखें, जो लास्ट सीरीज़ हुई थी होम सीरीज़, उसमें सैफ़ी भाई आए थे, सैफ़ी भाई मैन ऑफ द सीरीज़ उसमें बने थे। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद जब श्रीलंका का टूर हुआ तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक ही इनिंग्स आई थी और उसमें उनको कंकशन हुई थी। तो सैफ़ी भाई जब उस 11 में आए थे, उन्होंने काफ़ी रन्स किए, उस जगह को अपना बनाया। तो आई थिंक इस वक्त वो सेटल्ड विकेट कीपर हैं इस टीम में। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि रिजी की हमें एज अ बैट्समैन भी ज़रूरत पड़ सकती है। उनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम जब गए थे उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स थे पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए उधर। तो लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जब हम वहाँ जाएंगे, कंडीशंस को असेस करेंगे, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी अपनी प्लेइंग 11 की। इस वक्त यहाँ बैठ के डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। हमारी फिर वही बात हुई है कि जब तक आप कंडीशंस को देखेंगे नहीं, असेस नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कौन प्लेयर किधर खड़ा हुआ है अपनी फॉर्म से, अपनी फिटनेस से, उस हिसाब से हम डिसीजन देंगे। तो काफ़ी कॉम्बिनेशंस हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें वहीं जाके पता चलेंगी। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा पाकिस्तान के लिए, हम वही लेंगे। शान, सबसे पहले आपको मुबारक हो कैप्टनसी लेने पे। आप टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं और आपकी कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो डी है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपकी जो कैटेगरी है वो मेरिट के ऊपर डी रखी गई है? और दूसरा कि आपके साथ इस स्क्वाड में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुसलसल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जैसे शाहीन, हसन, बाबर वगैरह। तो इस सीरीज़ में इन ये खेलते आ रहे हैं
या कि उनको रेस्ट भी दिया जाएगा? हम देखें, मेरे लिए हमेशा पाकिस्तान प्रायोरिटी रही है। मैंने कभी कैटेगरी नहीं देखी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत बड़ी बात है, चाहे मैं कप्तान हूँ चाहे मैं प्लेयर हूँ। आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए नहीं मैटर करती। ये चीज़ जो सिलेक्शन कमेटी है, जो बोर्ड है, ये उसका डिसीजन है और मैंने हमेशा सिलेक्शन डिसीजंस या कॉन्ट्रैक्चुअल डिसीजंस एक्सेप्ट किए हैं। तो मेरा सोल फोकस पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, वो आप कमा सकते हैं, वो होता है, वो लाइफ में आपकी आती रहेंगी वो वाली अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को रेलिश कर रहा हूँ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और बहुत मुतमईन हूँ जिस जगह पर मैं हूँ इधर, एज अ पर्सन एंड एज अ प्लेयर। दूसरा, जहाँ तक आपने रोटेशन पॉलिसी की बात की थी, देखें ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, एक एक गेम इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ड्रॉ हो, चाहे वो आप हारें या मैच जीतें, हर किसी उसके रिजल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो हमारी कोशिश, देखें प्लेयर्स जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, फिटनेस लेवल्स उनके बहुत अच्छे हैं, जिनके आपने नाम भी लिए हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट 11 क्या है, और जी जिधर किसी को निगल हुआ, जिधर किसी को कोई इंजरी कंसर्न हुआ, वहाँ उनको ज़रूर देखेंगे, उनको मैनेज करेंगे। उनको ऑब्वियसली अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं खिला सकते, तो उधर ऑब्वियसली आप अपने प्लेयर को कभी भी रिस्क में नहीं डालेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए जो भी बेस्ट 11 होगी वो खेलेगी, और रोटेशन पॉलिसी उसमें कोई ऐसी हम नहीं सोच रहे। शान भाई, बात यह है कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बुलंद है। आप क्या समझते हैं कि आप टफ टाइम, हार जीत को एक तरफ रखते हैं, टफ टाइम क्या आप बॉलिंग में दे सकते हैं या बैटिंग में? क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है वो आपको उनके लेवल के मुताबिक ग्रेट खली के सामने लाके खड़ा कर दिया गया। अब आपको उन्हें शिकस्त देना ना देना बात की बात है। टफ टाइम किस में दे सकते हैं, बैटिंग में या बॉलिंग में? देखिए, हमारे कंट्रोल में ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस या ऑस्ट्रेलिया का खेलने का अंदाज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में अपना कॉन्फिडेंस है, अपना खेलने का अंदाज है। जी, आप ऑपोजिशन को ज़रूर देखते हैं और आप प्लान्स बनाते हैं कि आप किस तरीके से उन ऑपोजिशन को, उन कंडीशंस को टैकल करेंगे। तो इस टीम के लिए जो एक पॉजिटिव स्टेप होगा, ग्रोथ यही होगी कि उसमें एक बिलीफ हो कि हम वहाँ जाके हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। और फिर मैंने कहा, जब आप 18 का स्क्वाड बनाते हैं, आप बिलीव करते हैं कि इसमें आपके बैट्समैन भी, आपके बॉलर्स भी, और अगर आप उसमें आ जाएं तो आपके चाहे टॉप ऑर्डर हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे आपके फास्ट बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, सब कंट्रीब्यूट करेंगे और सब उनको टफ टाइम देंगे अपने अपने डोमेन में, अपने अपने उसमें स्किल्स में। तो हमारा अगेन यही फोकस अपने ऊपर है। हम एज ए टीम इस टूर में कैसे खेलेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, जो भी मिस्टेक्स करेंगे उनसे कैसे सीखेंगे और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।